वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज की हमारी क्लास में हिस्ट्री को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके 7 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा में बन सकते हैं या फिर पहले आए हुए हैं, इन सारे फैक्ट को एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। 7 जो क्लासेस हो गई इसमें शैव धर्म तक का कंप्लीट हो गया था, या शैव धर्म से मैं स्टार्ट करना था, तो वहां तक का हमें रिवीजन देखना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत का इतिहास है उसमें महाकाव्य पुराण याद रखना है, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख, अर्थ भरतों का देश। उसके बाद भरत क्या है तो कबीला है। कहाँ रहता था? उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनका एक ग्रुप था। उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। भारत को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। क्यों? जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण। ईरानी ने भारत को क्या कहा है? हिंदू कहा है। किस नदी के आधार पर? सिंधु नदी के आधार पर। उसके बाद में यूनानी ने क्या कहा है? इंदे। और अरब ने क्या कहा है? हिंद कहा है। मध्यकाल में किस नाम से जाना गया भारत? हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान वो भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। अंग्रेजों ने क्या कहा? इंडिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती? विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। भारत में क्या है? प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड सभी तरह के लोगों का मिश्रण है। आपको एक जर्मन इतिहासकार है, उनका नाम है क्रिस्टोफ सेल्यूरस, याद करना है क्योंकि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा। वेदों की संख्या की बात करें तो कुल 4 वेद है। सॉरी, ये तो सोर्स है। वेदों की संख्या भी 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों को मिला के संहिता बोलेंगे। वेद सबसे पुराने धर्म ग्रंथ है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने संकलन किया था। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा नित्य और अपौरुषेय मानती है वेदों को। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, 10-28 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ है। जो भी इसको पढ़ेगा उसे क्या कहेंगे? होत्र कहेंगे। उसे होत्र कहेंगे। और इससे क्या पता चलता है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में। तीसरे मंडल में एक गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित? सूर्य देवता। विश्वामित्र जी ने लिखा है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना जिसे खिल कहा गया। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। उसके बाद यहाँ पर पुरुष सूक्त मतलब वैदिक समासशास्त्र, नदी स्तुति, नदी की प्रशंसा और नासदीय सूक्त आगे देखेंगे। ये जो नासदीय सूक्त है उसमें ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित अनुमान है, और सूर्य सूक्त जो है विवाह श्लोक से संबंधित। चातुर्वर्ण समाज आपको पता है, 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया है। अधन्य का संबंध गाय से है, न मारे जाने योग्य। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है, आत्मा का उल्लेख नहीं है। ईशा पूर्व और ईशवी कई बार बता चुकी हूँ। वामन अवतार याद रखना, श्री हरि का ऐसा अवतार था जो मानव रूप में था। बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे। पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। उद्देश्य क्या था कि जो विष्णु जी द्वारा इनको वो क्या करेंगे? इंद्र जी को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार देंगे। दक्षिण भारत में भगवान उपेंद्र के रूप में वामन अवतार की पूजा की जाती है। इंद्र के लिए 250 ऋचा है, ये याद रखना, और अग्नि के लिए 200 ऋचा है, ये याद रखना। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। यजुर्वेद की बात करें तो मंत्र और बलि के समय जो भी अनुपालन किए जाने वाले नियम, उनका संकलन। इसके पाठकर्ता को अर्धर्यु। गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद है, ये आपको पता होना चाहिए। बलिदान विधि का भी वर्णन है और यज्ञों के नियम, विधि विधान का भी संकलन है। सामवेद शाब्दिक अर्थ गान आएगा। यज्ञ के अवसर पर जो भी गाए जाने वाली ऋचा या मंत्र, उसका कलेक्शन यहाँ पर रहेगा। इसको पढ़ेगा उसको उदात्र कहेंगे। 10-80 सूक्त इसमें है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। आपसे पूछ ले सामवेद किस वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक इसे ही कहते हैं। अब देखिए, जो ऋग्वेद है उसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन है, क्योंकि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में वर्णन है। और ये जो सामवेद है ये ऋग्वेद पर ही आधारित है। फिर भी यजुर्वेद में और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा ऋषि ने लिखा है। 731 मंत्र है, 6000 पद्य है। कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी पुराने हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का विवरण, सारी बातें इसमें देखने को मिलेगी। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां इसी वेद में कहा गया है। उसके बाद देखिए, जो एक शाकल शाखा है,
शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है, जो एकमात्र जीवित शाखा है। फिर यजुर्वेद की दो शाखाएं याद रखना, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। उसमें भी माध्यन्दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद की है या फिर वाजंसेय संहिता की शाखा है। और जो कृष्ण यजुर्वेद की काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कौथुम, रामायणी और जैमिनीय तलवकार किसकी? सामवेद की। और अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक शौनक है और पैपलाद है। ठीक। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और बाद का अथर्ववेद। यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ और ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशितकी, ये याद रखना है। उसके बाद जो शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। इसमें क्या है, जैसे कुछ सॉरी, ऐत्रेय देख लो पहले। ऐत्रेय में क्या है, कुछ राजाओं के नाम है और राज्याभिषेक के नियम है। और शतपथ में इन सारे राजाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये भी आपको बता दिया। आगे आपको उपनिषदों की संख्या रखना है, 108 याद रखना, और 13 मूलभूत उपनिषद है, इतना बस याद रखना। मैत्रेयी संहिता याद रखना, इसमें पुरुष का तीसरा दोष बताया, जुआ और शराब की भांति महिला को। जबकि किस ब्राह्मण में पुरुष को, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला है? शतपथ ब्राह्मण में। जाबालोपनिषद में क्या है? चार आश्रम का उल्लेख। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति आ जाएगा। स्मृति में शुंग काल का मानक ग्रंथ है, और नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित रहेगी। वेदांग की संख्या पूछ ले, 6। और सूत्र में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र है। कुछ सूत्रकार जैसे गौतम बोधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ, ये इनके कुछ नाम उल्लेखनीय है। 6 वेदांग में याद रखना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। आगे पुराणों की बात करेंगे तो इनकी संख्या 18 है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण गुप्त वंश से। इसमें ऐतिहासिक कथाओं का विवरण है। रचना किसने की थी? लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने। इसमें जो 5 पुराण है, इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। नोट की बात करें पुराणों में, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक। जो पुराण है, स्त्रियां उन्हें पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें सुन सकती थी। जैसे स्त्रियों को क्या है, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद और पुराण पढ़ने की, लेकिन जो पुजारी थे मंदिरों में क्या करते थे, इन पुराणों का पाठ किया करते थे। तो उस पाठ को स्त्रियां और शूद्र, इन दोनों को अनुमति पढ़ने की तो नहीं थी, लेकिन ये दोनों उन्हें सुन सकते थे। फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे बोला है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई। 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 6 वेदांग है। उसके बाद बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य की बात करें तो जातक बुद्ध से संबंधित है। हीनयान की रचना ग्रंथ कौन सी? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र कथानकों के साथ है। जैन साहित्य को क्या कहेंगे? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चलता है? कल्प सूत्र से। जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र, उसमें महावीर के जीवन कृत्य और समकालिकों के साथ संबंध है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कितने अभिकरण में? 15, और 180 प्रकरण है। मौर्य काल की जानकारी मिलेगी। अनुवादक श्याम शास्त्री थे। उसके बाद में कलहन की रचना याद रखना है, राजतरंगिणी, अर्थ राजाओं की नदी। स्टार्टिंग से लेकर 12वीं सदी तक के जो भी कश्मीर के राजा थे, उनके बारे में घटना की जानकारी मिलती है, और ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। अरबों की सिंध विषय चशनामा में लेखक अली अहमद याद रखना है। उसके बाद में अष्टाध्यायी याद रखना, पाणिनि की है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था और उसके पहले का इतिहास मिलेगा। अष्टाध्यायी में पहली बार किसका प्रयोग हुआ है? लिपि शब्द का। कात्यायन की गार्गी संहिता के ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन फिर भी भारत पर यवन आक्रमण जो हुआ उसका उल्लेख। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के कौन थे? पुरोहित। इसके बाद आगे देखिए, जहां से प्रश्न बन सकता है। यहाँ टेसियस याद रखना, ईरान का राजवेद, ठीक है। हेरोडोटस की किताब याद रखना, हिस्टोरिका और इतिहास का पिता। सिकंदर के साथ 4 जो लेखक आए थे, निरियागस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, 3 आए थे। ठीक। मेगास्थनीज की किताब इंडिका है, मौर्य युग से संबंधित है ये। डाइमेकस, सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत। डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? ये हमारे काम की चीज है। तो डाइमेकस बिंदुसार के। ठीक। डायोनीसियस अशोक के राज दरबार में। टॉलमी भारत का भूगोल किताब। प्लिनी पहली शताब्दी में, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक। टॉलमी भूगोल याद रखना है, भारत का। टॉलमी मतलब टाल देना, आप भारत का भूगोल पढ़ने के लिए टाल देते हो।
उसके बाद पेरिप्लस ऑफ इरिथेंसी 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, लेखक का नाम पता नहीं इसमें। फाइयान महोदय 14 ईयर तक रहे थे, गुप्त काल में आए थे, जो चंद्र गुप्त द्वितीय थे उनके समय में आए थे। हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में आए थे, ये 15 सालों तक रुके थे। सयुगन 518 में आए थे, 3 वर्ष तक रुके थे। जो सीयू की है हेनसोंग का वर्णन है। हेनसोंग जब आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। अब जो इत्सिंग महोदय आएंगे वो नालंदा और विक्रमशिला दोनों से शिक्षा ग्रहण करेंगे। इत्सिंग महोदय जो 7वीं शताब्दी में आए थे, नालंदा विक्रमशिला। अरबी लेखक अलबरूनी। किताब याद रखना, किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, अर्थ है भारत की खोज। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था, 1333 में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था एमबीटी ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर। और इनका यात्रा वृत्तांत है रहला नाम से। किस भाषा में? अरबी भाषा। ये भी पूछ सकते हैं किस भाषा में लिखा है, तो अरबी। तारानाथ मार्को पोलो, तारानाथ की कंग्योर तंग्योर। मार्को पोलो ने पांड्य देश की यात्रा की थी और उसका विवरण दिया है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह है। उसके बाद बोगाज को यबिलोव एशिया माइनर है, 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवता का उल्लेख है 4, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा, जिसे गरुड़ स्तंभ या खामबाबा भी कहते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र। दुर्भिक्ष की जानकारी सौगोर अभिलेख। हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख। देखो, हून आक्रमण कहीं से अटैक होता है तो कहते हैं भीतरी, मतलब गुप्त सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई, अंदर की बात है इस तरीके से। तो हून आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का साक्ष्य एरन अभिलेख, गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित। ऋषभ बुनकर की जानकारी मंदसौर अभिलेख। ये देखिए, बुर्ज होम कैसा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है। उतरने के लिए सीढ़ियां थी, कश्मीर में है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को फिर दफनाने के वहां पे साक्ष्य मिले। नवपाषाणिक स्थल है, ये याद रखना। आहत सिक्के किसे कहते थे? प्राचीनतम सिक्कों को। इसे ही साहित्य में काशार्पण बोला। सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल जूनागढ़, रुद्रदामन नासिक, गौतम बलश्री। ठीक है, इसको रीड कर लेना। समुद्रगुप्त का याद रखना है कि संगीत प्रेमी था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो माँ सरस्वती की प्रतिमा इस तरह से उकेरा था उन्होंने। अरिकमेड़ु पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के मिले। भारत के संबंध थे, जैसे स्वर्ण भूमि जिसे अभी म्यांमार कहते, या जावा यवद्वीप, कंबोडिया कम्बोज, मलाया स्वर्णद्वीप। प्रागैतिहासिक काल में क्या हमारे काम का है? डेफिनेशन ही आप देख लेना, जिसमें कुछ रिटर्न कुछ भी साक्ष्य नहीं है वो प्रागैतिहासिक, जिसमें साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं आद्य ऐतिहासिक, जिसमें साक्ष्य भी और पढ़ भी लिया गया इतिहास। ज्ञानी मानव जिसे क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। इसका प्रवेश धरती पर आज से 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे आग है, इसका आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, ये काम की बात है। पहिए का नवपाषाण काल में। उसके बाद में कुरनुल गुफा कैसी? पुरापाषाणिक पुरास्थल की गुफा है, उससे राख के अवशेष मिले थे। स्थायी निवास मानव ने कब से शुरू किया? नवपाषाण काल से। किसको कुत्ता पालतू बनाया? कुत्ते को बनाया। सबसे पहले यूज होने वाली धातु तांबा थी और बनाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। उसके बाद में आपको बलूचिस्तान बोलन नदी याद रखना है। ये मेहरगढ़ है यहाँ का स्थान, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में अन्न उत्पादक स्थल के रूप में जाना जाता है। सबसे पुरानी फसल जिसका हमने प्रयोग किया था गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव ने अनाज में चावल का प्रयोग किया था। कृषि का उदाहरण मेहरगढ़ है। कोल्डी हवा से हमको चावल के साक्ष्य मिले, और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में आता है। मेहरगढ़ में कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया था, जबकि एक नवपाषाणिक स्थल जो बुर्जहों में कश्मीर में, वहां पे इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया था, जबकि मेहरगढ़ में बकरी को। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के औजार स्फटिक या पत्थर के हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था? 1863 में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। कहाँ पर? पल्लावरम नामक स्थान पर। उसके बाद में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में हुई, जब सीएल कार्लिल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। भारत में नवपाषाणी कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। एक प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है। श्वेतभ्रू गिबन कहाँ से संबंधित है? असम स्टेट से।
इनाम गांव किस युग की बस्ती थी? ताम्रपाषाण की। जारवी संस्कृति से संबंध। शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला भारत में। शैल चित्रों की खोज आर्किबोल्ड कार्लाइन ने की थी पहली बार भारत में 1867-68 की बात है। इधर देखिए 2003 में जो यूनेस्को ने अपने भीमबेटका को शामिल किया था, तो 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल और 57-58 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोज की थी रायसेन में। ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मैंने आपको बुर्जहोम बताया था, नवपाषाण काल से संबंधित है। और पहिए का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल, पहिए का नवपाषाण काल में हुआ, आग का पुरापाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण में ही मनुष्य ने क्या किया, स्थायी निवास की ओर मनुष्य बढ़ा था। सिंधु सभ्यता में कार्बन 14 से हमने तिथि देखी थी 2400 से 1700 बीसी। 21 में राय बहादुर साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी, प्रोटो हिस्टोरिक है। जॉन मार्शल ने 1924 में क्या किया, विधिवत घोषणा की कि हाँ सिंधु सभ्यता है। उसके बाद में धौलावीरा भारत की पहली साइट है जिसे 21 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। किसने? यूनेस्को ने धौलावीरा को। और सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से मिले? गुजरात से मिले हैं। सबसे बड़े स्थल की बात करें, मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में राखी गढ़ी कैसे याद रखना, राखी मतलब राखी। भारत में बहन अपनी भाई को बहुत बड़ी राखी बांधती कलाई पर, या राखी का त्योहार बहुत बड़ा होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत का सबसे बड़ा राखी। घग्गर मतलब घाघरा पहन के, ऐसे भी याद रख सकते हो। राखी का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है। तो राखी गढ़ी, घग्गर नदी और सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसे ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। और धोलावीरा क्या है, 21 में। वर्ष आपसे पूछ ले तो 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में उसको शामिल किया है। यहाँ दो बंदरगाह की बात होगी तो लोथल और सुतगोदा, ये बहुत फेमस बंदरगाह थे। जो जुता हुआ खेत था उसके साथ ईंट, उसमें भी जो नक्काशीदार ईंट है, इसका प्रयोग कालीबंगन से मिलेगा। आगे यहाँ पर देखिए, आपको स्नानागार याद रखना है, मोहनजोदड़ो में था। उसके बाद जो अग्निकुंड या यज्ञ वेदी कहते हैं, लोथल और कालीबंगा से मिला है। और जो तीन मुख वाले देवता है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। एक श्रृंगी पशु के अंकन की यदि बात हो जाए तो फिर वो हड़प्पा लगाना है आपको। और आयताकार मुहर, जिसमें क्या दिखाया गया है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, ये भी हड़प्पा से। मन के बनाने का कारखाना, लोथल चन्हुदड़ो याद रखना है। लिपि भाव चित्रात्मक, दाई से बाई लिखी जा सकती है, लिखी जाती थी, ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का क्रेडिट किसको जाता है? सुमेरिया की सभ्यता को जाता है। और घरों के विन्यास के लिए इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। लोथल के बारे में क्या याद रखना है कि लोथल के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल को क्या का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बनमाली से। चावल के दाने कहाँ से मिले थे? रंगपुर और लोथल से, जहाँ से क्या प्रूफ होता है कि धान की खेती होती थी। और चावल का पहला साक्ष्य लोथल से मिला था। सेंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर तीन स्थल, सुतकोदा, कालीबंगन और लोथल से। इसमें ये जो सुतकोता और लोथल क्या है, बंदरगाह थे। तौल की इकाई किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। यहाँ पे धोलावीरा देखिए, धोलावीरा को क्या है, 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और भारत की ये पहली साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे जो बड़ी साइट साइट मोहनजोदड़ो बताया था, और भारत की जो है राखी गढ़ी बताया था, घग्गर नदी के तट पर है। फिर धौलावीरा के बारे में बताया था, तो स्टेट पूछ ले तो गुजरात में आता है। मोहनजोदड़ो पूछ ले तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना में आता है। राखी गढ़ी की यदि बात कर ले तो राखी गढ़ी के बारे में यहाँ नहीं दिया है। ये घग्गर नदी के तट पर हरियाणा के हिसार में आता है राखी गढ़ी। उसके बाद में रंगपुर से चावल के दाने मिले थे मादर नदी के तट पर गुजरात में। और लोथल, लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले थे, साक्ष्य था चावल की खेती का। ये दोनों गुजरात में है। तो रंगपुर मादर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर है। रंगपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ जिला, और लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला। रोपड़ जो है पंजाब के रोपड़ जिले में। आलमगीर की बात करें, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र रहेगा हिंडन के तट पर।
उत्तर प्रदेश का मेरठ, सुतकांगेडोर ये सबसे पश्चिम वाला रहेगा, दाश्क नदी के तट पर, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, बनमाली रंगोई हरियाणा के हिसार में। उसके बाद में कालीबंगन घग्गर के तट पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, चन्हू दड़ो सिंधु के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाबशाह जिला, हड़प्पा रावी के तट पर है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। आगे सोतकहा की बात करें तो शादीकौर दक्षिण बलूचिस्तान। यातायात के लिए बात करें तो दो पहियों वाली गाड़ी और चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी। ठीक है, मेलुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हुआ था, अपने सिंधु सभ्यता के लिए। पिग्गट महोदय ने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। उसके बाद क्या याद रखना है? कुबड़ वाला सांड याद रखना है, विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्ति अधिक मिली इसलिए अनुमान लगाते मात्रा सत्तात्मक, सूती ऊनी वस्त्र। ठीक है, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते शिकार करते। ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है। तलवार से परिचित नहीं थे, ये याद रखना है। उसके बाद कालीबंगन स्थल याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसका जो निचला शहर था, सामान्य लोग जहाँ रहते थे, वो भी किले से घिरा हुआ था, इसीलिए कालीबंगन आपको याद रखना है। बाकी जो अ, ऊपरी वाला उनका शहर होता था, जहाँ जो वणिक वर्ग व्यवसायी रहते थे, संपन्न वर्ग रहते थे, वो किले प्राचीर से घिरा होता था सुरक्षा के लिए। लेकिन कालीबंगन का निचला वाला जो हिस्सा था वो भी घिरा हुआ था। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति भी यहीं पर प्रचलित थी। शव को जलाने और गाड़ने की दोनों प्रथाएं थी। हड़प्पा में दफनाने की जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की। युग्म समाधियां कहाँ मिली? लोथल और कालीबंगा में मिली है। कालीबंगा मैंने बताया क्यों फेमस था, निचला शहर भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और पूर्व हड़प्पा स्थल, जब स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर खेत जोते जाने के साक्ष्य थे। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के दो भाग मैंने आपको बताए थे। एक ऋग्वैदिक काल था, और एक उत्तर वैदिक आएगा। ऑल ओवर देखें तो 1500 से 600 बीसी का समय था। 1500 से 1000 की बात करें तो ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेकर 600 बीसी तक की बात करें तो उत्तर वैदिक काल था। यह आर्यों की सभ्यता इसको बोला जाता है। आर्य जो है भाषा समूह को इंगित करता है। इसमें प्रशासनिक इकाई में 5 बातें याद रखना। कुल, परिवार का जो प्रमुख होता है इसे कुलप कहते हैं। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाएगा। विश्व का विश्वपति, जन का राजन और राष्ट्र गांव के मुखिया को ग्रामीणी। ये सारी बातें अभी जो मैंने बोल के बताई यही यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आपको रत्नी याद रखना है। रत्नी किसे कहते थे? अधिकारी को, जिसमें सूत्रधार कंपादी होते थे। संख्या कितनी होती थी? 12। राजा की भी होती थी क्या? राजा भी शामिल होता था। पूरब कौन था? दुर्गपति था। और स्पर्श कौन था? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। उसके बाद राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी ये प्रमुख होते थे। उसमें वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वाजपति कौन था? गोचर भूमि का अधिकारी। और उग्र क्या करते थे? अपराधियों को पकड़ने का काम। भागदूत क्या था? राजस्व कर एकत्रित करने वाला। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बात करें सभा और समिति, ये राजा को सलाह देती थी। इसमें सभा श्रेष्ठ संभ्रांत लोग रहेंगे, समिति में आम लोग रहेंगे, महिला दोनों में शामिल हो जाएगी। और इसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे? ईशान। युद्ध हो गया तो कबीले का नेतृत्व राजा करेगा। और गविष्ट शब्द का प्रयोग होता था, अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध, 7वां मंडल ऋग्वेद का परुष्णे रावी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ये चतुष्य वर्ण बता चुकी हूँ। उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें मूल 13 है। महापुराण 18 है और वेदांग की संख्या 6 बताई है। देखिए, जो विधवा अपने मृतक जो पति उसके छोटे भाई से मतलब देवर से विवाह कर सकती थी, इसका प्रचलन था। बाल विवाह पर्दा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। मतलब वैदिक समाज में स्त्रियों की सबसे अच्छी स्थिति मिलेगी। जैसे जैसे इतिहास को आप बढ़ता हुआ देखोगे, स्त्रियों की स्थितियां गिरते ही जाएगी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। फिर इनका मुख्य पेय पदार्थ सोमरस याद रखना है, वनस्पति से बनेगा। 3 प्रकार के कपड़े पहनते थे, वास, अधिवास, उष्ण। जबकि सिंधु सभ्यता में देखें तो सूती और ऊनी वस्त्र के कपड़े पहनते थे। इनके मनोरंजन का साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुत कीड़ा था। पशुपालन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था।
व्यापार की बात यहाँ नहीं की है। महर्षि कणाद को क्या कहते हैं? भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं। गाय के बारे में देखेंगे तो अधन्या बोला है, मतलब न मारे जाने योग्य। यदि किसी ने ऐसा अपराध किया तो उसको मृत्युदंड या फिर देश से निकालने की व्यवस्था बोली है। आर्यों का प्रिय पशु किसे बताया? घोड़ा को। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। इन्होंने जो धातु खोजी थी उसे क्या बोला है? लोहा, जिसे श्यामयस, और तांबे को लोहितयस। पनी कौन था? जो व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था उसे पनी बोला। कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय की। आपने ऋण दिया और ऋण देकर आप ब्याज ले रहे हो, उसे क्या कहते थे? विकनौट या सूदखोर। अग्नि देवता क्या करते थे? मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ निभाते थे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख था और सिंधु का सबसे ज्यादा बार उल्लेख। उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति प्रजापति हो गए। किसके स्थान पर? इंद्र के स्थान पर। विष्णु के 3 पगों के कल्पना का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। जब राज्याभिषेक होता था किसी राजा का तो राजसूय यज्ञ करने लगे, उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुआ था। वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर जो वर्ण है वो निर्धारित होने लगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह जो जिस घर में जन्म ले रहा है वैसा ही उनका व्यवसाय और वर्ण माना जाएगा। ऋग्वैदिक देवताओं की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर सोम से स्टार्ट करें तो वनस्पति देवता, उषा, प्रगति, उत्थान के, आश्विन विपत्ति को हरने वाले, पूषण पशुओं के, विष्णु विश्व के संरक्षक, पालन करता, मरुत आंधी तूफान के, उद्यो जो है ध्यो आकाश के देवता है, वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता, विश्व के नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, अग्नि मध्यस्थता निभाते, मीडिएटर, इंद्र युद्ध का देवता और वर्षा के देवता। आज के समय में भी यदि बहुत ज्यादा बारिश हो तो कहते हैं इंद्रदेव अब बस बस करो। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते हैं? सीरा, और हल रेखा को सीता। निष्क और शतमान क्या थी? मुद्रा की इकाई, और सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में कैसा था? प्राचीन। और इसके मूल तत्व कितने? 25। इसमें प्रकृति पहला तत्व। देखिए सांख्य दर्शन में संख्या 25 याद रखना है, 25 मूल तत्व बताए गए हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडकोपनिषद से। इसमें उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ विधि बनाने के लिए आप स्तंभ में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? सावित्री देवता से समर्पित है, जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किस मंत्र की रचना की है? गायत्री मंत्र की रचना की है। श्राद्ध की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? दत्तात्रेय ऋषि के जो बेटे निमि, उन्होंने स्टार्ट की थी। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर था उसमें पहली बार किसका प्रयोग किया गया? पक्की ईंटों का। महाकाव्य कितने हैं? 2, महाभारत, रामायण। उसमें जय संहिता किसे कहते हैं? महाभारत को। इसी का पुराना नाम है जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। गौत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुई। इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता याद रखना है, इनका मान सम्मान बढ़ गया, ये प्रिय देवता बन गए। और जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है वो भी उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुई। दर्शन परंपरा, इसमें यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे नास्तिक परंपरा कौन सी है? तो सांख्य, जो रूढ़िवादी नास्तिक, रूढ़िवादी आस्तिक और नास्तिक। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान, आजीवक, ये सब नास्तिक। और जो रूढ़िवादी आस्तिक है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। आगे दर्शन दिए और उनके प्रवर्तक, तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया है, योग पतंजलि ने, न्याय गौतम ने, वैशेषिक कनाद ने, मीमांसा जैमिनी ने, और वेदांत जो है बादरायण जी ने दर्शन दिए हैं। महाजनपदों के उदय के बारे में बात करें तो कुल 16 जनपद थे, याद रखना। जानकारी अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ में। अंग चंपा, ये भागलपुर बिहार का था। आपको सबसे दक्षिण भारत का याद रखना है तो फिर आपको, एक मिनट, एक दक्षिण भारत में महाजनपद था गोदावरी नदी के तट पर। देखते एक एक करके देखते हैं। मगध बिहार, उसके बाद काशी यूपी, आपको पता है। वत्स कौशाम्बी, ये भी यूपी। वज्जी वैशाली मुजफ्फर दरभंगा के आसपास का। कौशल उत्तर प्रदेश, अवंती मध्य प्रदेश, मल्ल
उत्तर प्रदेश पंचाल उत्तर प्रदेश, चेदी शक्तिमती उत्तर प्रदेश, कुरुआ इंद्रप्रस्थ दिल्ली, मेरठ हरियाणा, मत्स्य विराटनगर ये राजस्थान में आएगा, जयपुर अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। आगे देखें तो देखिए जो अश्मक है, पोतलिया पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। शूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, कंबोज हाटक राजौरी हजारा क्षेत्र और गांधार तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर या पाकिस्तान में। उसके बाद जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म के बारे में देखेंगे तो संस्थापक और पहले तीर्थंकर, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, संस्थापक, अच्छा एक मिनट,